हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। ये 2023 में बुक रिलीज किया गया है और आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया बिहार स्पेशल का सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं और एक सेट में 50 बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। यानी कि इस सेशन में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो नया एडुटेरिया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, ये खास करके 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस 2023 और बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार फ्रेंड्स विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं और एक सेट में 50 प्रश्न दिया गया है। तो आज इस सेशन में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के प्रश्नों को कवर करेंगे जो 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि झारखंड राज्य के विभाजन के पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था। तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हुआ था। और देखिए, विभाजन के पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या जो क्रमशः थी ये 54 और 22 थी। यानी कि लोकसभा के 54 और राज्यसभा के 22 सीटें थी। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की जो है ये आपका 16 सीट है। अब देखिए, लोकसभा की इन 40 सीटों में से 6 सीट जो है यह अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, वर्तमान में बिहार में विधानसभा की 243 सीट है और इन 243 सीटों में से 38 सीट जो है ये अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए रिजर्व है। विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में बिहार में 75 है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीट हैं। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहाँ से बनता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, जो लोग वीडियो को देखे होंगे वो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ये 1968-69 में लगाया गया था और उस समय बिहार के जो राज्यपाल थे ये नित्यानंद कानूनगो थे और बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। लास्ट टाइम बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो ये 2005 में लगाया गया था और उस समय राज्यपाल सरदार बूटा सिंह थे। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो ये 8 बार लागू किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये जो राज्यपाल होता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो बर्खास्त कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें तो बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा और देखिए, दृष्टि आईएएस का भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। 5 टेस्ट सीरीज मैंने 69th बीपीएससी पीटी दृष्टि आईएएस का आपको कवर करा दिया है। साथ ही साथ एडुटेरिया का भी कवर कराया जा रहा है और नया वाला जो घटना चक्र पूर्वालोकन आया हुआ है उसमें मैंने साइंस वाला पोर्शन कवर करा दिया, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल पर चले जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा।
देखिए, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है यह मुख्यमंत्री करता है उस राज्य का। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? अच्छा, ये महाधिवक्ता जो होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 165 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 177, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय यह विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह, जो 28 जनवरी 1968 से लेकर के 1 फरवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो ये गौरव प्राप्त है, ये नीतीश कुमार जी को हो गया है। अब चलिए उसके बाद देखिए, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? देखिए, बिहार में टोटल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। सबसे कम जिला वाला जो प्रमंडल है, यह प्रमंडल भागलपुर है। भागलपुर में 2 जिला है, कौन कौन सा? तो एक भागलपुर और दूसरा बांका हो गया। क्षेत्रफल के हिसाब से भी भागलपुर सबसे छोटा प्रमंडल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर दरभंगा दिया गया है, तो दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आता है। कोसी में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आता है। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान जो होता है, यह उस राज्य का राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। यहाँ से प्रश्न है कि बिहार लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? पहले नंबर क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि बिहार में लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से 6 सीट जो है यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विधानसभा में 243 सीट है और इन 243 सीटों में से जो है 29 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उर्दू भाषा को राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरी राज्य भाषा के रूप में यह अपना राज्य बिहार है। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है यह किसको देता है? तो यह जिला दंडाधिकारी को देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सटते हैं, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल के 3 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं। अब नेपाल के साथ जो लगते हैं जिले, उनका नाम याद रखेंगे, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, ये 7 जिले हैं, उंगली पर काउंट कर लीजिए, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अच्छा, पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो देखिए, किशनगंज नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। अच्छा, झारखंड से बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिले, और उत्तर प्रदेश से भी 8 ही जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झारखंड के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? तो ये जिला कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है और रोहतास है। और उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास है। अच्छा, प्रश्न बन सकता है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ कौन सा जिला लगता है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ जो जिला लगता है ये कटिहार है। कौन सा जिला है? कटिहार है। क्लियर, याद रहेगा। अच्छा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा जिला लगता है? तो रोहतास लगता है। नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा जिला लगता है? तो पश्चिम चंपारण लगता है। इतने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सबको ध्यान रखिएगा। किसी भी चैनल पर चले जाइए, इससे बेहतर कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो नेपाल जो है यह सबसे लंबी सीमा बिहार के साथ साझा करता है। निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है?
बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है यह सोमेश्वर श्रेणी है, और सोमेश्वर श्रेणी जो है यह पश्चिम चंपारण जिला में आता है, ध्यान रखेंगे। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है यह किशनगंज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को लागू किया गया था सन 2015 में। 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? जूट उत्पादन में बिहार का जो अग्रणी जिला है यह कौन सा है? तो पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? दक्षिणी भाग के मैदानों में जो मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है यह कैवाल मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? कैवाल मिट्टी है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कर्मनाशा नदी जो है यह किस स्थान पर गंगा से मिलती है बिहार में? तो फ्रेंड्स यह चौसा के निकट जो है यह बक्सर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 21 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है, और यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो इसमें से सीता कुंड भी मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड भी है, और ऋषि कुंड भी है। लक्ष्मण कुंड भी मुंगेर में ही है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना जो है यह कोसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स यह कोसी नदी पर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है ये शेखपुरा है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से जो है ये पटना है। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 4-5 प्रश्न कवर होगा आपका। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो जिला है ये रोहतास है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास ही है। तीनों में रोहतास अग्रणी है। अब बात आता है सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो सबसे न्यूनतम पूर्णिया का है। सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया का है, ठीक है। ये 2 पॉइंट पूर्णिया याद रखेंगे। सबसे कम जनसंख्या दर वाला जिला पूर्णिया, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला दर पूर्णिया है, और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। चलो उसके बाद देखिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक, कई बार मैंने आपको बताया कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने किया था। किसने किया था? नान्यदेव ने किया था। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी। और कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश के आखिरी शासक हरिसिंह देव थे। हरिसिंह देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। राजधानी मुंगेर थी इनकी, और मुंगेर जो थी ये राजधानी किस शासक की थी? तो फ्रेंड्स यह देवपाल की थी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। रहला इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके बाद देखिए, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था? तो शेर शाह को मुगलों के संघर्ष में सहायता जो दिया था ये दिया था चेरो वंश के शासकों ने। तो चेरो शासकों ने राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था दरिया खान नुहानी को। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, चौसा का युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? चौसा का युद्ध जो हुआ था इसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था कब? तो ये पूछा गया है। तो 26 जून 1539 को। चलिए 31 के बाद 32 कर लेंगे। देखिए 32 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला जो था ये सासाराम में था। कहाँ था? सासाराम। और सासाराम में ही शेर शाह का मकबरा भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कहाँ पर है? इसकी चर्चा जो है ये कहाँ पर किया गया है?
तो ये किया गया तारीख दाऊदी में। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तभी लाइक करिएगा। चलिए, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में, कितने सूबों में? 12 सूबों में विभक्त किया था, बांटा था। हालांकि दक्षिण विजय के उपरांत सूबों की संख्या 15 हो गई थी। क्लियर है? देखिए 1580 में बिहार में सूबेदार अकबर ने नियुक्त किया था किसको? तो ये किया था खाने खानम को। और ध्यान रखेंगे 1587 में बिहार का सूबेदार कुंवर मानसिंह को अकबर ने नियुक्त किया था। 1587 पूछेगा तो मानसिंह को याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिए, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? सर्वाधिक विद्रोह जिस मुगल शासक के समय में बिहार में हुआ था, ये अकबर के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? गुरु नानक देव ने जो सिख धर्म हैं, इनके प्रवर्तक हैं, सिखों के ये पहले गुरु हैं, और बिहार में इन्होंने मुंगेर, भागलपुर, राजगीर, पटना, इन सब में भ्रमण किया था। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का 1666 में जन्म पटना में हुआ था। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था? तो फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता 1717 में प्रदान किया था। उसके बाद देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दरअसल 1620 में, ध्यान रखेंगे 1620 में जो है कहाँ पर? तो आलमगंज में सबसे पहले स्थापित किया गया था फैक्ट्री, जो कि असफल रहा था और उस समय शासक जहांगीर था। लेकिन 1651 में सफलतापूर्वक जो है अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था शाहजहां के समय में। तो शाहजहां इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना था? जॉब चरनाक अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री का प्रधान 1664 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था ये कौन था? तो ये रॉल्फ फिच था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? देखिए बिहार में बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे और इसके उपाध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खां को बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब देखिए ये चूँकि यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन याद रखेंगे बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। आर.एन. माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था और इसके महासचिव जो थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे इस अधिवेशन के, और इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो आपको पता है कि प्रफुल्ल चाकी और इसमें खुदीराम बोस लिप्त थे। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस को। चलिए, चंपारण में कृषि स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, ये जांच समिति गठित किया गया था, इसका नाम क्या था? तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी इसका नाम था, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और एफ.जी. सलाई इसके अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी भी इसके सदस्य थे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? बिहार आने वाला इनमें से सबसे पहला यात्री जो था ये मेगास्थनीज था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। हेनस्वांग हर्षवर्धन के समय में आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है। 47 नंबर है कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो बिहार में लौरिया अरेराज में है, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इन सब जगह पर जो है अशोक के स्तंभ बिहार में हैं। उसके बाद देखिए, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये किसको दिया था? अश्वघोष को दिया था। अश्वघोष राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चौथा बौद्ध संगति का आयोजन, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन इसी के शासनकाल में कश्मीर में किया गया था। चलिए 49 नंबर प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था?
तीसरा बौद्ध संगति जो है ये अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। इन 50 प्रश्नों में से बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही सही दिया है। हर्यंक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यंक वंश के पश्चात जो है शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।